Hello guys, welcome to my channel Patel Science Academy. This is the lecture based on the chapter Molecular Basis of Inheritance, and the topic in this chapter you will learn is DNA replication. Dear student, आप पटेल साइंस एकेडमी देख रहे हैं और इसमें जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूँ उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम इस चैप्टर से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सर शहजाद यूनुस पटेल सर। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है और इसकी पूरी डिटेल अब हम इसकी देखते हैं। What is DNA replication, dear student? DNA replication is the phenomenon in which a duplicate copy of the DNA is synthesized. तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर होती है, तैयार होती है। मीन्स डीएनए से डीएनए तैयार होने वाला प्रोसेस मतलब DNA replication. So DNA replication is the phenomenon in which duplicate copy of the DNA is synthesized or prepared. तो ये DNA replication का सबसे पहला एम है कि DNA से DNA की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना। उसके बाद इन द DNA replication 2 strands of DNA helix separates। ये जो DNA प्रोसेस है, इस DNA replication के प्रोसेस में एज यू नो देर आर 2 स्ट्रैंड्स इन द DNA, जिसको हम DNA हेलिक्स बोलते हैं। तो वो जो 2 स्ट्रैंड है, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA दे सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड ईच स्ट्रैंड act as a template for synthesizing a new complementary strands. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट से हमारे ये समझ में आना चाहिए कि ये रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए हेलिक्स के जो 2 स्ट्रैंड है वो दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, और एवरी स्ट्रैंड फ्रॉम दैट 2 सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर प्रिपेयरिंग द न्यू स्ट्रैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और एक स्ट्रैंड से एक नया वाला डीएनए और दूसरे स्ट्रैंड से दूसरा नया वाला डीएनए तैयार होता है। इट मीन्स फ्रॉम वन डीएनए टू न्यू डीएनएस आर सिंथेसाइज। यानी जो एक पेरेंट डीएनए है वो उसको पेरेंट डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे जो है उसके न्यू डीएनए तैयार हो रहे हैं। So that is called parent DNA, and this parent DNA is separate first from each other and then it divides into 2 new DNA. So जो नए वाले DNA तैयार हुए हैं उनको हम डॉटर डीएनए बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए रेप्लिकेशन आप समझ गए होंगे क्या है। एक ऐसा फिनोमिनन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती है। पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए यानी न्यू वाले डीएनए तैयार होते हैं। Then the next point is, after completion of replication, the 2 copies so produced will have one parental and one newly synthesized strand. So dear student, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो डीएनए की 2 कॉपी तैयार होती है, जिसमें से हर कॉपी में एक डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना वाला यानी ओल्ड वाला होता है क्योंकि वो पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड है, और न्यू वाला जो स्ट्रैंड उसका तैयार होता है। हर डीएनए में जो 2 डीएनए तैयार हुए वो न्यू वाला तैयार होता है। इसका मीनिंग ये है कि एक डीएनए से जो 2 डीएनए तैयार हुए उसमें से हर डीएनए में जो नए वाले जो 2 डीएनए तैयार हुए उसमें से हर डीएनए में एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो पेरेंट का है और एक न्यू वाला तैयार हुआ है। यानी जो न्यू डीएनए तैयार हुआ उसमें 50% पेरेंट्स का डीएनए है और 50% न्यू डीएनए तैयार हुआ। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में 50% काम होता है, 50% काम जो है ऑलरेडी पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड से चल जाता है। तो इस तरह से एक स्ट्रैंड से 2 डीएनए वाला एक स्ट्रैंड और दूसरे वाले स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड वाला एक नया डीएनए तैयार होता है। इसका मतलब पेरेंट के 2 स्ट्रैंड से डॉटर के 4 डीएनए वाले स्ट्रैंड यानी 2 डीएनए तैयार होते हैं। तो क्योंकि इसमें 50% डीएनए के स्ट्रैंड ही तैयार करना है, क्योंकि एक स्ट्रैंड तो ओल्ड वाला है पेरेंट का है और दूसरा ही तैयार हुआ है, एक तैयार हुआ है, तो काम 50% ही है। इसलिए इस डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। सेमी मीन्स हाफ, क्योंकि हाफ काम तो
हाफ डीएनए ही स्ट्रैंड, मतलब दो में से एक ही स्ट्रैंड तैयार करना है, हाफ काम ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक हाफ तैयार है जो कि पेरेंट्स का डीएनए है, तो इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। सो अगर क्वेश्चन इस पे आता है कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड, व्हाई द डीएनए रेप्लिकेशन इज़ कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, सो यू कैन आंसर because from the parent DNA only one strand in the new daughter DNA is produced. That's why it is called सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि डीएनए रेप्लिकेशन का एक शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, पेरेंट डीएनए से कैसे दो डीएनए तैयार होते हैं, उसकी पूरी डिटेल अब हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का जो मैकेनिज़्म है रेप्लिकेशन होने का, यानी डीएनए रेप्लिकेशन को डीएनए डुप्लीकेशन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी एज इट इज़ कॉपी तैयार होती है, तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज डीएनए डुप्लीकेशन। सो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इट इंक्लूड्स द रेप्लिकेशन ऑकर इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हर सेल की लाइफ में उसको डिवाइड होना पड़ता है, और जब सेल डिवाइड होने के लिए जाता है तो उसको सेल साइकिल में जाना पड़ता है। तो उसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, जो कि मैंने अपने लास्ट कई लेक्चर में आपको समझाया हो। एक लंबी सीरीज़ उस पर मेरी दी हुई है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, पटेल साइंस एकेडमी टाइप करके। सो डियर स्टूडेंट्स, उसमें से एक फेस आता है एस फेस, और उस एस फेस में जो है सेल साइकिल के एस फेस में जो है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए जाता है, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इट ऑकर्स इन द एस फेस ऑफ सेल साइकिल। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट इसमें आता है, डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम इन्वॉल्व, कौन से एंजाइम जो है इसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सो इसमें एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेस, याद रखिए आप इसको, डीएनए पॉलीमरेस नाम का एक एंजाइम है जो कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेस एंजाइम है। और इसके साथ साथ रेप्लिकेशन के लिए जो है कुछ एनर्जी भी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो सोर्स ऑफ द एनर्जी है डीएनटीपी। डीएनटीपी का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोफाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये जो है एनर्जी सोर्स है रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए, जो एनर्जी चाहिए यहाँ से डीएनटीपी से आती है ये एनर्जी। डीएनटीपी एक्चुअली दिस हैव टू पर्पस। डियर स्टूडेंट्स, के दो एम है, दो पर्पस है डीएनटीपी के, जिसमें से जो एक है एज अ सबस्ट्रेट काम करना, यानी इस प्रोसेस के लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करना, और दूसरा है एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी प्रोवाइड करना। तो ये दो इसके डीएनटीपी के पर्पसेस है। डियर स्टूडेंट्स, के बाद आता है रेप्लिकेशन इनिशिएट्स एज अ पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रोसेस का पॉइंट है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन यही से स्टार्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए रेप्लिकेशन इट इनिशिएट्स एट अ स्पेसिफिक रीजन in the DNA. So that region is called origin of replication. सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, इसलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो डीएनए का वो पॉइंट जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऐसे पॉइंट को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, उसे फॉर्क भी बोलते हैं, जो मैं आपको डायग्रामेटिकली अभी बताता हूँ। अभी इतना याद रखिए आपके इसके उस पॉइंट से जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम जो है, इट पॉलीमराइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीमराइज करता है और इस प्रोसेस को सक्सेस करवाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं इसके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेप्लिकेशन टू पेरेंट स्ट्रैंड डू नॉट कम्प्लीटली ओपन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, और ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो कम्प्लीटली ओपन नहीं होते, किसी एक पॉइंट से वो ओपन होंगे, बट अ स्मॉल ओपनिंग फॉर्म्स इन विच
द रेप्लिकेशन ऑकर्स। तो इसके पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि कोई तो पॉइंट होगा जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कंप्लीटली जो है वो ओपन नहीं होने वाले। तो कोई एक पॉइंट से ये जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और सेपरेट होने के बाद उस पॉइंट से जो है न्यू डीएनए तैयार होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो उस पॉइंट को जहाँ से डीएनए का प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, दैट ओपनिंग फॉर्म्स that is called the replication fork, FORK, fork। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए रेप्लिकेशन फोर्क किसको बोलते हैं। डायग्रामेटिकली मैं भी आपको बताता हूँ रेप्लिकेशन फोर्क किसको बोलते हैं। आप देख रहे होगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है। ये पॉइंट, ये क्या है, ये डीएनए के एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे 5 प्राइम इसके अपोजिट में 3 प्राइम होगा, तो और 5 प्राइम एंड कहाँ पर होगा, 3 प्राइम पर, और 3 प्राइम एंड कहाँ पर होगा, 5 प्राइम पर। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रैंड है। आपको दिख रहा होगा बीच में ये ब्लू कलर के बॉन्ड दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो 2 स्ट्रैंड को एक दूसरे से जो है बॉन्ड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपको ये इन्वर्टेड वाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही इस पॉइंट को ही हम डीएनए फोर्क बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। यानी ये वो पार्ट है जहाँ पर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जो है सेपरेट हो गए हैं, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनी है कि ये इन्वर्टेड वाई दिखता है। इन्वर्टेड वाई यानी उल्टा वाई दिखता है। इंग्लिश ABCD में जो वाई लेटर है उसका उल्टा शेप यानी इन्वर्टेड वाई ये दिखता है। डैट्स वाई उस पॉइंट को डीएनए फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। सो आई होप कि आपके समझ में आया है। ये प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है उसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज कैन पॉलीमराइज ओनली इन वन डायरेक्शन, एंड दैट इज़ द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। Therefore, the replication occurs smoothly at 3 prime to 5 prime and end of the DNA। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस रेप्लिकेशन प्रोसेस का न्यू डीएनए तैयार होने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ गया है। पॉइंट क्या है कि ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज नाम का, ये जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है यानी नया वाला डीएनए तैयार करता है पेरेंट डीएनए से, तो आपको पता है एक डीएनए से 2 डीएनए तैयार होने वाले हैं इस प्रोसेस में। तो एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोसेस कोई भी एक डायरेक्शन में होता है, और वो डायरेक्शन कौन सी है, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम में। यानी जहाँ पर 5 प्राइम वाला एंड है वहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहता है। और दूसरा वाला इसका मतलब यहाँ से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चालू रहेगा, और एक नया डीएनए तैयार होगा कौन सी डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में। लेकिन दूसरा डीएनए भी तैयार करना है, तो दूसरा डीएनए में एग्जैक्टली इसकी पोजीशन क्या होगी, अपोजिट टू दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इस डायरेक्शन में ये स्मूथली यानी कंटिन्यू होते हुए तैयार होता है, यानी स्लोली तैयार होता है, मतलब कंटिन्यूएशन उसमें नहीं रहता। तो इसका ये मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए तैयार होता है, एक तैयार होता है एकदम फास्ट यानी कंटिन्यूसली कौन सी डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा जो है तैयार होता है स्लोली इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाली डायरेक्शन में। तो ये आपको याद रखना है। इस पे कई बार क्वेश्चन भी आया है कि कंटिन्यूस जो स्ट्रैंड है वो कौन सा वाला स्ट्रैंड है, तो वो आपको याद रखना है कौन सी डायरेक्शन है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और डिसकंटिन्यूस है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन बट occurs discontinuous at this direction। Dear students, the discontinuous fragments so formed are joined by the DNA ligase। सो डियर स्टूडेंट्स, के बाद एक जो पोर्शन डिसकंटिन्यूसली जो है जो पोर्शन तैयार हो रहा है यानी 3' टू 5', 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, तो उसको भी तो कंप्लीट डीएनए बनना ही है आखिर में। तो इवेंचुअली उसमें एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेस, वो एंजाइम वो उस डिसकंटिन्यूएशन को कंटिन्यू करता है, और ये जब ये तैयार हो जाता है पहला वाला डीएनए, उसके बाद इसको भी वो कंटिन्यू करवा के ये एंजाइम जिसका नाम डीएनए लाइगेस है, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट
छोटे छोटे फ्रेगमेंट तैयार होते हैं, उन फ्रेगमेंट को एक दूसरे से जॉइंट कर देता है और इस तरह से ये वाला यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला जो स्लोली तैयार हो रहा था वो भी आखिर में इवेंचुअली तैयार हो जाता है। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली पूरा समझा के देता हूँ। आई होप कि आपको शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो स्ट्रैंड है ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होगे तो ये स्ट्रक्चर आपको इन्वर्टेड वाई यानी उल्टा वाई दिख रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इन्वर्टेड वाई है, इस इन्वर्टेड वाई में आपको मैं पोजीशन बता रहा हूँ। ये वाली पोजीशन देखिए जिसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूअस सिंथेसिस, यानी ये जो डीएनए था ये वाला, ये पेरेंट डीएनए है और ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं ये इसके 2 स्ट्रैंड है। जैसे कि आप जानते हैं ये पेरेंट डीएनए है और इसके जो 2 स्ट्रैंड है जिसको पेरेंटल स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड में जब तक ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, इनसे नए वाले डीएनए तैयार नहीं होंगे, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से न्यू वाला डीएनए बनना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट को हमने पहले भी हमने बोला है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं और उसका नाम है फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क, FORK। तो इस पॉइंट से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। आगे इसकी डिटेल में बता रहा हूँ आपको। तो आपको ये सिर्फ इतना याद रखना है कि हाउ दिस फोर्क इज़ फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, हाउ डज इट टेक्स प्लेस। सो डियर स्टूडेंट्स, बस आपको इतना याद रखना है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली जो है डीएनए को तैयार करती है, यानी ये फास्ट डीएनए तैयार हो रहा है। अब ये डीएनए जो तैयार हुआ, यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताता हूँ, इसमें एक ही स्ट्रैंड तैयार हुआ, कौन सा वाला, ये वाला जो कि फास्ट तैयार हुआ, और दूसरा स्ट्रैंड तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रैंड ऑलरेडी यहाँ पर तैयार है जो पेरेंट से है। अब लास्ट में क्या होगा, ये एक दूसरे से यहाँ से डिटेच हो जाएंगे और इस तरह से ये वाला एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी एक डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। तो इसमें रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, न्यू तैयार किया हुआ डीएनए, और ब्लू कलर में जो है वो पुराना डीएनए है, पुराना स्ट्रैंड है यानी पेरेंट का स्ट्रैंड है। तो इसलिए ये ओल्ड स्ट्रैंड तैयार करने की ज़रूरत नहीं, और जो रेड डायरेक्शन में फास्ट तैयार हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में इसको तैयार किया गया। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस फास्ट होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन आपको दूसरी डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि ये जो वाली डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस रहता है। ये जो छोटे छोटे एरो आपको दिख रहे हैं ये यही दिखा रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है इट इज़ नॉट गोइंग कंटिन्यूअसली, इट इज़ गोइंग डिसकंटिन्यूअसली। और लास्ट में जब ये प्रोसेस तैयार, ये स्ट्रैंड तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर ये भी कंटिन्यू हो जाती है, डीएनए लाइगेज इनको आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर देता है और इस तरह से ये एक स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। इसका मतलब एक ये स्ट्रैंड तैयार हुआ और दूसरा वाला स्ट्रैंड इधर साइड से तैयार हुआ। लेकिन प्रोसेस ये है कि एक कंटिन्यूअसली फास्ट तैयार होता है, दूसरा स्लो तैयार होता है। तो इस तरह से ये शॉर्टकट में आपको मैंने बता दिया कि एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड इस तरह से तैयार होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। अब हम देखेंगे द फर्स्ट स्टेप इन द डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द अनजिपिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स using the DNA helicase to break the hydrogen bond holding the 2 antiparallel DNA strands. DNA helicase must unwind and unzip all of the DNA within the entire chromosome in this process. Dear students, इसका सिर्फ इस सेंटेंस का सिर्फ जो मीनिंग है वो आपको मैं समझा के देता हूँ। डीएनए हेलिकेस नाम का एक वर्ड आपको बार बार दिख रहा है। डीएनए हेलिकेस डियर स्टूडेंट्स ये एक एंजाइम का नाम है और ये एंजाइम का फंक्शन है कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है जिसकी ये डायरेक्शन आपको दिख रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जो डीएनए की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को ये जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दे आर बाइंड विथ ईच अदर, स्ट्रांगली बाइंड विथ ईच अदर। किसने बाइंड किया है, ये जो ब्लू कलर की आपको बॉन्डिंग दिख रही है ये ब्लू कलर की बॉन्डिंग नहीं, ये बॉन्ड कौन से है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तो तब तक ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। तो इनको सेपरेट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम है डीएनए हेलिकेस एंजाइम।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये डीएनए हेलिकेस एंजाइम जो है, ये जब भी डीएनए एस फेस में जाता है सेल साइकिल के, तब ये डीएनए हेलिकेस एंजाइम जो है इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। यानी जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जो एक दूसरे को बाइंड करके रखे हैं, उसको ये ब्रेक करना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है। जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो इस तरह से ये डीएनए एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इसको ही बोलते हैं अनजिपिंग और अनवाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। तो ये अनजिपिंग और अनवाइंडिंग जो है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए हेलिकेस एंजाइम। यानी डीएनए हेलिकेस एंजाइम ने क्या किया, जो दो स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे से जॉइंट थे उसको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, क्योंकि उसके बीच में जो बॉन्ड था हाइड्रोजन बॉन्ड, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को इसने डीएनए हेलिकेस एंजाइम ने ब्रेक कर दिया, जिसके कारण ये जो दो स्ट्रैंड है एक दूसरे से सेपरेट हो गए। और एक दूसरे से सेपरेट होने की प्रोसेस को ही वी कॉल डीएनए अनवाइंडिंग एंड डीएनए अनजिपिंग। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा जहाँ से ये वाई बनना शुरू हुआ, इस पॉइंट को ही हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पर ये डीएनए हेलिकेस नाम का एंजाइम्स आता है और यहीं से वो सेपरेट करना शुरू करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये इन्वर्टेड वाई वाली स्ट्रक्चर बनती है और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद हम आगे की डिटेल देखते हैं। आगे की डिटेल में हम देखिए, इसको फिर से एक बार जूम करके मैं दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये जो डीएनए है, ये इसके दो स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम से स्टार्ट होगा, एंड होगा कहाँ पे? 5 प्राइम पे। और ये 5 प्राइम से स्टार्ट होगा, एंड होगा कहाँ पर? 3 प्राइम में। तो ये दोनों स्ट्रैंड है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से ब्रेक हो गए। और ब्रेक किसने किया? जिस पॉइंट पर हेलिकेस नाम का एंजाइम है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा होगा, ये हेलिकेस एंजाइम को यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है और इसके कारण यहाँ पर क्या बना है? डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बना है। इस तरह से डीएनए हेलिकेस एंजाइम ने एक दूसरे को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद फिर जो है एक और काम करना पड़ता है। ये जो नए वाले स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड सेपरेट तो एक दूसरे से हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद स्ट्रेट ना रहे और वाइंड होने के फिर से इसमें थोड़े से चांसेस हुए। इसमें जो स्पाइरल शेप इसका था उसको स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर न्यू वाला डीएनए तैयार करना है, इसलिए इसका स्ट्रेट होना ज़रूरी है, अनवाइंड होना ज़रूरी है। तो उसको अनवाइंड करने के लिए और स्ट्रेट रखने के लिए, ताकि ये स्ट्रैंड फिर से एक दूसरे से अटैच ना हो जाए, यहाँ पर एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोटीन? इट इज़ SSBS, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इस सेपरेटेड स्ट्रैंड को जो है एक दूसरे से फिर से दोबारा ज्वाइन नहीं होने देते और उसको स्ट्रेट रखते हैं, और इसी को बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यहाँ पर एक फोर्क बना। फोर्क क्यों बना? क्योंकि वहाँ पर एस फेस में सेल साइकिल के जाने के बाद वहाँ पर डीएनए हेलिकेस नाम का एंजाइम था। उस एंजाइम ने इनके बॉन्ड को ब्रेक किया, जिसके कारण डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हुए। सेपरेट होने के बाद उनको सेपरेट रखना है अनवाइंड करके, स्ट्रेट करके। उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए, SSBS यानी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। SSBP भी इसको बोल सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, ये दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट रखता है और इस तरह से इन्वर्टेड वाई नाम की शेप की स्ट्रक्चर जो है, यानी उल्टा वाई जो शेप का स्ट्रक्चर है, वो आपको दिखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके समझ में आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अब SSBP ने भी अपना काम कर दिया, डीएनए हेलिकेस ने भी अपना काम कर दिया। अब ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर नया स्ट्रैंड तैयार होने की। सो डियर स्टूडेंट्स, नया स्ट्रैंड तैयार हो रहा है। पहले मैं आपको बता दिया हो कि ये दो तरफ से तैयार होता है, लेकिन एक फास्ट और एक स्लो। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फास्ट जो तैयार होता है वो तैयार होता है इस डायरेक्शन में, जो मैं आपको बताता हूँ अभी। यस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन दिख रही है, ये जो डायरेक्शन है,
जिसमें 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम वाली डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये डायरेक्शन में कंटिन्यू न्यू वाला डीएनए तैयार होता है। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में, तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूसली तैयार होता है, फास्ट तैयार होता है। इसका नाम है लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये लीड कर रहा है, पहले तैयार हो रहा है, फास्ट तैयार हो रहा है, इसको इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, लीडिंग स्ट्रैंड यानी ऐसा स्ट्रैंड जो फास्ट तैयार हो रहा है और 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में तैयार हो रहा है, और जल्दी से इसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट की तरफ जाना है। तो कंटिन्यूस सिंथेसिस यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद दूसरी वाली डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो दूसरी वाली डायरेक्शन आपको ये दिख रही है। इस डायरेक्शन में आपको एक बात दिख रही होगी कि यहाँ पर बीच बीच में ब्रेक है। तो ये ब्रेक क्यों है? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टैंड है। तो इस डिसकंटिन्यूएशन का कारण है क्योंकि लीडिंग स्टैंड को पहले तैयार होना है फास्टली, और उसके बाद जो है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में कोई भी तैयार हो सकता है पहले, उसके बाद जो है जब लीडिंग स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद ये जो है डिसकंटिन्यू जो डीएनए स्ट्रैंड है वो फिर कंटिन्यू होकर ये भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ा रोल है एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है डियर स्टूडेंट्स, वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। उसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड तो फ़ौरन बहुत फास्टली तैयार हो जाता है। देन व्हाट हैपन्स विद द डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कंटिन्यूस जो स्ट्रैंड तैयार होता है, फास्ट तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और जो थोड़े स्लोली, स्मूथली और डिसकंटिन्यूअसली तैयार होता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो आपको ये नाम याद रखना है, लीडिंग स्ट्रैंड यानी जो कम्प्लीटली तैयार होता है कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक एंड फास्ट, और जो स्लोली तैयार होता है, जो ब्रेक ले लेके तैयार होता है, उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन इवेंचुअली इसको भी तैयार होना ही है। तो इस तरह से एक स्ट्रैंड ये तैयार होगा और एक स्ट्रैंड ये तैयार होगा। इस तरह से ये जो एक पेरेंट डीएनए है, इससे ये 2 डीएनए तैयार हो जाएंगे। तो इसमें बड़ा रोल है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और आरएनए प्राइमर इसका क्या रोल है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज वाला प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस कैसे होता है। उसके बाद अब इस प्रोसेस को हम डायग्रामेटिकली 1 बाय 1 देखते हैं। तो आपको मैं यहाँ से एक बार फिर से बताता हूँ। ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसमें आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है और ये पेरेंट डीएनए है। और डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट डीएनए से एक ये वाला डीएनए तैयार होने वाला है और दूसरा ये वाला डीएनए तैयार होने वाला है। तो इस तरह से ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को दिखाने वाला डायग्राम है, जिससे पूरी तरह एक स्लाइड में you will learn how this parent DNA converts or replicates into 2 new DNA। तो इसको पूरा 1 बाय 1 में स्टेप वाइज आपको समझा के देता हूँ, एंड आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा ये। तो इसमें जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है ये पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड है, और जो स्काई ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये न्यू डीएनए जो तैयार हो गए उसके स्ट्रैंड है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में दिखा रहा है कि जो हेलिकेसिस एंजाइम जो है, इट अनवाइंड द पेरेंटल डबल हेलिक्स। ये मैं पॉइंट आपको पहले भी समझा दिया हूँ। इस पॉइंट का मतलब सिर्फ मीनिंग इसका सिर्फ यही है कि जो हेलिकेस एंजाइम है उसने एक पॉइंट पर आकर, जिसको हम डीएनए फॉर्क बोलते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, उस पॉइंट पर डीएनए हेलिकेस एंजाइम ने ये जो पेरेंट जो 2 डीएनए हैं उसको एक दूसरे से अनवाइंड कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। पहले पॉइंट का मीनिंग यही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है। दूसरे पॉइंट में क्या है, ये जो आपको रेड कलर के बॉल दिख रहे होंगे, ये रेड कलर के बॉल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। रेड कलर के बॉल डियर स्टूडेंट्स, ये है SSBP यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इट स्टेबलाइजेस द अनवाइंड पेरेंटल डीएनए, जो कि मैंने आपको समझा दिया हो। ये जो डीएनए है, ये ब्लू वाला, डार्क ब्लू वाला, और ये डार्क ब्लू वाला, ये जो दोनों डीएनए हैं ये फिर से वाइंड ना हो जाए, और इसको स्ट्रेट करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर
इसको जो है एज अ टेम्पलेट भी यूज़ होना है, यानी इसकी जो है हाफ़ इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए ताकि उसकी जो है पेयर तैयार हो जाए न्यू स्ट्रैंड पर, और नया स्ट्रैंड इसकी हेल्प लेकर तैयार हो जाए, इसलिए इसको डीएनए टेम्पलेट भी बोलते हैं। तो इसको डीएनए एज अ डीएनए टेम्पलेट भी काम करना है, और इसलिए इसका अनवाइंड होना, स्ट्रेट होना, सेपरेट होना एक दूसरे से बहुत ज़रूरी है। तो इसको एसएसबीपी जो है जो यहाँ पर रेड कलर के बॉल में दिखा रहा है, ये एसएसबीपी जो है इसको अनवाइंड करके रखती है, यानी एक दूसरे से मिलने नहीं देती, वापस से वाइंड नहीं होने देती। तो ये इसका काम दिखा रहा है एसएसबीपी का सेकंड स्टेप में। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड स्टेप में हम समझेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। तो डायग्रामेटिकली अभी तक आपकी ये तो समझ में आ गया होगा कि हेलिकेस ने क्या किया और एसएसबीपी ने क्या किया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम देखते हैं द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कंटिन्यूसली इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बाय डीएनए पॉलीमरेज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस थर्ड स्टेप में ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, ये जो स्क्वायर में यहाँ पर दिखाया है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, इसने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, जो कि डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इसने न्यू वाला स्ट्रैंड तैयार कर दिया है, तैयार कर दिया है, और न्यू वाला स्ट्रैंड यहाँ पर तैयार हुआ है इस एंजाइम के थ्रू। यानी डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि ये डीएनए ओल्ड डीएनए से, यानी पेरेंट डीएनए से न्यू डीएनए को तैयार करने में हेल्प करता है, और कंटिन्यूसली फास्ट एक सबसे पहले 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में एक नया वाला डीएनए तैयार करके देता है। तो ये जो न्यू वाला डीएनए तैयार हुआ, ये कैसे तैयार हुआ? क्योंकि इसके पास हाफ इंफॉर्मेशन है, कोड है, और हाफ वो जो हाफ इंफॉर्मेशन इसके पास है उसकी बची हुई हाफ इंफॉर्मेशन किसके पास है? पेरेंट डीएनए के पास, जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। तो ये ब्लू कलर के जो डीएनए है, पेरेंट डीएनए, उसकी हाफ इंफॉर्मेशन जो है पेयर्स जो है न्यूक्लियोटाइड की जो पेयर है, जैसे एडिनाइन जो है वो थाइमिन से बाइंड करता है, ग्वानिन जो है साइटोसिन से बाइंड करता है। तो सपोज़ अगर यहाँ पर एडिनाइन है पेरेंट वाले में, तो उसके लिए ये टी दे देगा अपना नया वाला एंजाइम, और अगर यहाँ जी है, ग्वानाइन तो है, तो चारगाफ रूल में आपको मैं इसके पहले मैंने बताया हूँ, तो जी हमेशा सी से पेयर करता है, ए हमेशा टी से, टी ए से, जी सी से, सी जी से पेयर करता है। तो इस तरह से अगर सपोज़ यहाँ पर अगर है ए जी सी, अगर पेरेंट वाले डीएनए में ये कोड है ए जी सी, तो न्यू वाला डीएनए जो है, जो अभी तैयार होने वाला है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इसके ए की पेयर क्या है? टी, जी की पेयर क्या है? सी, सी की पेयर क्या है? जी, ऐसा इसका एंटीकोडॉन तैयार करके देगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, यानी इनकी बाइंडिंग होती जाएगी। ए टी की बीच में 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सी जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस तरह से ये पेयर बनती जाएगी। ये पेयर, न्यू वाली पेयर क्यों तैयार हुई? क्योंकि इसका टेम्पलेट इनके पास है, यानी पेरेंट डीएनए में इसकी हाफ इंफॉर्मेशन है, इसीलिए पेरेंट डीएनए एक्ट एज अ डीएनए टेम्पलेट। तो हाफ इंफॉर्मेशन है, बची हुई हाफ इंफॉर्मेशन डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू जो है इस तरह से तैयार होती हैं। तो थर्ड नंबर स्टेप में हमने देखा कि किस तरह से 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड तैयार होता है, जो कि इस स्ट्रैंड को दिखा रहा है कि इस तरह से एक नया वाला डायरेक्शन में तैयार होता है न्यू डीएनए। अब उसके बाद देखते हैं हम जो लैगिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड का तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसके पहले मैंने बताया हो आपको लैगिंग स्ट्रैंड किसको बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, द लैगिंग स्ट्रैंड which is synthesized in a discontinuous condition, that is called a lagging strand. The lagging strand is synthesized discontinuously, इसके पहले ही मैंने आपको बताया हूँ, and polymerase enzyme synthesizes a short RNA primer. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात आपको बताता हूँ, वो बात ये है कि ये जो सेकंड वाला स्ट्रैंड आपको दिख रहा होगा, इस स्ट्रैंड में डीएनए प्राइमरेस नाम का जो एंजाइम है,
प्राइमरेस नाम का जो एंजाइम है, वो प्राइमरेस नाम का एंजाइम आरएनए प्राइमर को तैयार करता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर हम देखेंगे 4th नंबर स्टेप में ये दिख रहा है प्राइमरेस एंजाइम। ये जो ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का जो स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, ये आरएनए प्राइमरेस जो एंजाइम है, ये आरएनए प्राइमर को तैयार करता है, जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा होगा। ये आरएनए प्राइमर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्या है? which is extended by the DNA polymerase to form an Okazaki fragment. Dear students, ये जो RNA प्राइमर है, ये RNA प्राइमर जो है इस लैगिंग स्ट्रैंड को, जो कि डिसकंटिन्यूसली तैयार हो रहा है, इसको DNA पॉलीमरेज के थ्रू जो है आगे बढ़ाता है एंड इट एक्सटेंड बाय द DNA पॉलीमरेज टू फॉर्म द स्मॉल फ्रेगमेंट एंड दैट स्मॉल फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट दिख रहे हैं जो कि आरएनए प्राइमर के थ्रू तैयार हुए हैं, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। आपको यहाँ पर उसके स्पेलिंग देखने को मिलेगी, OKAZAKIFRAGMENT, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसको बोलते हैं। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं, ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाला फ्रेगमेंट, ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड में यानी लेगिंग स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं न्यू वाले स्ट्रैंड के, उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट यानी ओकाजाकी पीसेस या ओकाजाकी फ्रेगमेंट हम उसका बोलते हैं। तो इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट को तैयार करने का काम डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू आरएनए प्राइमर ही करता है और आरएनए प्राइमर को प्राइमरेज एंजाइम तैयार करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्राइमरेज नाम का एंजाइम, इसने आरएनए प्राइमर को यहाँ तैयार करके अटैच किया और यह आरएनए प्राइमर ने डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम की हेल्प लेकर इस छोटे छोटे फ्रेगमेंट को तैयार करना शुरू किया और उस फ्रेगमेंट का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यहाँ तक आपकी अगर समझ में आ गया है तो हम फिर अब आगे बढ़ते हैं एंड नाउ विल सी द लास्ट स्टेप ऑफ दिस DNA replication process and what happens in the DNA replication process at last और eventually। वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि एट लास्ट DNA replication में क्या होता है, आफ्टर द RNA primer is replaced by the DNA by another DNA polymerase not shown in the diagram. This DNA ligase join the Okazaki fragment to the growing strand. Dear students, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लैगिंग स्ट्रैंड के लिए, इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रैंड थे जिसका नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इन सब फ्रेगमेंट को एक दूसरे से अब जॉइंट करना है, जोड़ देना है। तो इसको जॉइंट करने के लिए एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, जो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया हूँ, जो यहाँ पर इस बॉल की तरह दिख रहा है, ये जो स्ट्रैंड है जिसका नाम ये जो एंजाइम है जिसका नाम डीएनए लाइगेज है, ये एंजाइम ये छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट को एक दूसरे से जॉइंट कर देता है और इस तरह से ये जो डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड था ये भी कंटिन्यू हो गया और इस तरह से ये कंप्लीट स्ट्रैंड तैयार हो गया। लेकिन स्लोली तैयार हुआ, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो बहुत फास्ट तैयार हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन। और इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से डीएनए के एक सेगमेंट, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के थ्रू डीएनए के एक पेरेंट डीएनए से दो डीएनए तैयार हो गए। एक ये वाला डीएनए जो लीडिंग स्ट्रैंड के थ्रू तैयार हुआ और दूसरा ये वाला डीएनए जो लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें आरएनए प्राइमर था, जिसने ओकाजाकी फ्रेगमेंट को प्रिपेयर किया, बाद में फिर उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम ने एक दूसरे से जॉइन करके इस तरह से न्यू वाला एंजाइम तैयार किया। सो डियर स्टूडेंट्स, एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड नए वाले तैयार हुए। तो डीएनए ने किसको तैयार किया? डीएनए को तैयार किया, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिका का मीनिंग है डुप्लीकेट कॉपी, यानी डीएनए से डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी तैयार हुई, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को सेमी कंजर्वेशन या सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। रीज़न क्या है? आपके सामने रीज़न है, इससे आप समझ सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं। क्योंकि आपको ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर जो है ये पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आधा ही पार्ट तैयार करना था, यानी सिर्फ दो में से एक ही स्ट्रैंड तैयार करना था हर डीएनए के लिए। इसका मतलब काम 50% ही करना था, क्योंकि 50% ऑलरेडी पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पर
ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस यानी आधा कंजर्वेशन वाला प्रोसेस, जिसमें आधा ही कंजर्व करना था, आधा ही काम करना था, इसलिए इस प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके समझ में आया है व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन, और मुझे उम्मीद है कि आप इस जो वीडियो है इसको आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूज़ करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू विल आई होप कि आप कमेंट करके वो मुझे बताएंगे, और अगर आप कोई न्यू वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम भी दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं जो है आपके लिए एक सीरीज़ तैयार किया हो ट्रिक की कि इतना बड़ा पोर्शन को कैसे याद रखने का। तो आपको लॉजिक यूज़ करना है, ट्रिक यूज़ करना है। तो पटेल साइंस एकेडमी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, फिर मेरी फ़ोटो पर क्लिक कीजिए तो मेरा चैनल ओपन होगा, और उसमें होम वीडियो प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। उसमें प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको जो भी चैप्टर चाहिए, जो भी टॉपिक चाहिए, उसके पूरे के पूरे लेक्चर एक साथ मिलेंगे। इस तरह से आप उस पर क्लिक करके एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।